लोग जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शुरू कर चुके हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि ड्यूसॉफ्ट आपको देता क्या है, तो जो उन्होंने अब तक सुना उसके आधार पर उन सबका जवाब लगभग सेम ही होता है। जी हाँ, वो यही कहते हैं कि ड्यूसॉफ्ट हमें किटबैक के माध्यम से बुक्स और डीवीडीज के माध्यम से हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है और ई एजुकेशन प्रोवाइड कराता है हमें वेबसाइट के माध्यम से, और रियल टाइम ट्रेनिंग जो लीडर्स के माध्यम से उन तक पहुंचती है। तो वो कहते हैं कि ड्यूसॉफ्ट हमें देता है एजुकेशन। जी हाँ, ड्यूसॉफ्ट आपको विश्व स्तरीय पोर्टल और इस कार्य को करते करते जो आप सीखते हैं, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, स्टेज परफॉर्मेंस, जस्ट लाइक होस्टिंग एंड मोटिवेशन लीडर, इवेंट मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट, कि आप एक बड़ी टीम को कैसे संभालेंगे। कहते हैं जीवन का असली मजा अपनी मनचाही मंजिल को पाने में नहीं है, मंजिल को पाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों से सफलता और असफलता को झेलते हुए जो आप में परिवर्तन आ जाता है वो बन जाने में है। तो ड्यूसॉफ्ट आपको देता है एसेंशियल लाइफ स्किल, यानी कि जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जीवन अनसर्टेन है और समस्याएं शाश्वत हैं, और जो इनसे घबराता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अप एंड डाउन्स जीवन में आते ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईसीजी की लाइनें देखिए, वो हमेशा अप एंड डाउन्स में चलती हैं। जिस दिन ये सीधी हो गई, इस दुनिया से रुखसत हो जाने की निशानी है। कहते हैं संपत्य च विपत्य च महताम एक रूपताम, मतलब आप चाहे सुख में हो या दुख में हो, हमेशा एक रूप बने रहें। तो ड्यूसॉफ्ट आपको देती है विश्व स्तरीय शिक्षा, और उसी के साथ साथ ड्यूसॉफ्ट आपको प्रोवाइड कराता है ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब कि बना बनाया एक ई कॉमर्स बिजनेस आपको चलाने के लिए मिल जाता है। आपने सिर्फ इसको सीखना होता है और आप इसमें एज ए चैनल पार्टनर आते हैं। इसमें सभी के अधिकार बराबर हैं, चाहे आप हजारों लाखों कमा रहे हैं, चाहे आप करोड़ों कमा रहे हैं, चाहे आज आया कोई जूनियर है, सबको इनकम बराबर मिलती है अपने किए गए काम के अनुसार और टीम के किए गए काम के अनुसार। इसी एजुकेशन के साथ साथ ड्यूसॉफ्ट आपको देता है ई कॉमर्स ऑप्शनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार फुल टाइम, पार्ट टाइम या ओवर टाइम लगाकर कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में अपने काम को करते करते अपने खाली बचे हुए समय का और छुट्टियों का इस्तेमाल करके एक और अर्निंग सोर्स तैयार कर सकते हैं। यह बिजनेस आपको प्रेजेंट टाइम में किए जा रहे कार्य की इनकम को भी क्रॉस करने का दम रखता है। अभी तक तो आपने इतना ही जाना कि ड्यूसॉफ्ट आपको एजुकेशन के साथ साथ ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। अब लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। ईबे, स्नैपडील, अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं। आप सभी इन वेबसाइटों से सामान खरीदते हैं, जबकि ये वेबसाइटें अपना सामान बनाती नहीं हैं, सिर्फ लोगों के बनाए हुए सामान को आपके घर तक पहुंचाने का काम करती हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और हम सभी इन सभी वेबसाइटों को यूज करते हैं। जोमेटो और स्विगी ये खाना ऑनलाइन बुक करते हैं और आपके घर तक पहुंचाते हैं। ओला, उबर, टैक्सी ऑनलाइन, ड्राइवर और कस्टमर के बीच की कड़ी। ड्राइवर को बताते हैं आपका कस्टमर कहाँ है, कस्टमर को बताते हैं आपका ड्राइवर कहाँ है। मेडलाइफ, नेटमेट्स, 1mg, फार्मा इजी आपके घर तक दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डॉक्स ऐप, डॉक्टर की सलाह अब ऐप के माध्यम से आपके घर तक पहुंच रही है। वकीलों की सलाह के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। ओयो, गो आई बीबो, ट्रिवाइगो, मेक माई ट्रिप। अब होटल बुकिंग से लेके आपके ट्रिप को प्लान करने तक का काम अब इन वेबसाइटों के माध्यम से हो रहा है। रेड बस, IRCTC, एयर टिकट आपके ऑनलाइन टिकट को कंफर्म करते हैं, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन, चाहे हवाई जहाज का टिकट हो, आप ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे ही बुक कर लेते हैं। bharatmatrimonial.com एंड जीवनसाथी.com। अब शादियां भी आप अपने धर्म और रिलीजन्स के हिसाब से ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, और जिससे जोड़ी मैच होती है, लोग ऑनलाइन शादियां ढूंढकर भी शादियां भी कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। OLX, पुराना सामान, जो सामान आपके घर में बेकार पड़ा है, उसका इस्तेमाल नहीं है, तो आप उसे OLX की वेबसाइट पर डालकर अपने लिए बढ़िया और बेहतर कस्टमर और सही रेट पर आप ढूंढने में कामयाब हो रहे हैं। ऑनलाइन वेजिटेबल और ग्रोसरी, अब किराना और सब्जियां भी ऑनलाइन मिलनी शुरू हो गई हैं। आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये सब्जियां और किराना आपके घर पहुंच जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के माध्यम से आप अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, फोन पे
को आप अपने वॉलेट की तरह यूज करके आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। ना जाने कितनी ऑनलाइन वेबसाइटें और ऐप की बाढ़ आ गई है। अब आप दुकान पर नहीं जाते, बल्कि दुकान अब आपके घर पहुंच गई है। आज दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल, इन दोनों को बीट करते हुए अमेज़न ई कॉमर्स इंडस्ट्री दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गई है। इसे कहते हैं ऑनलाइन की ताकत, ई कॉमर्स इंडस्ट्री की ताकत। मार्केटिंग करने के तरीके बदल रहे हैं। ये सब ई कॉमर्स बिजनेस हैं, जो कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से जो सामान और सर्विसेज आप एक शहर में दे रहे थे, अब आपकी पहुंच पूरी दुनिया बन गई है। अब आपका कस्टमर आपके शहर के ही लोग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। इस तरह आपने अपने लिए ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए व्यवसाय मुहैया करवा दिया है, क्योंकि ये काम आप अकेले तो करेंगे नहीं, एक टीम बनेगी और सभी को रोजगार मिलेगा। इस तरह आप तो एक जगह पर हैं, पर आपका बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है। उसी तरह ड्यूसॉफ्ट में पैसा तो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ शिक्षा देती हैं, उसी तरह पैसा आप अपने चुने गए रास्ते, काम, कैरियर और काबिलियत से कमाते हैं। ड्यूसॉफ्ट आपको देता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, क्योंकि ये एजुकेशन इंडस्ट्री है। तो अभी आपने जाना कि ड्यूसॉफ्ट आपको ई एजुकेशन और ई बिजनेस के साथ एक चीज और प्रोवाइड कराता है, वो है सिस्टम। तो आइए अब एजुकेशन के सिस्टम को समझते हैं। मैं ज्यादातर लोगों से जब ये पूछता हूं कि ड्यूसॉफ्ट आपको देता क्या है, तो उनका जवाब होता है कि ड्यूसॉफ्ट हमें देता है ई एजुकेशन और ई बिजनेस। इन दोनों के साथ स्मॉल ई लगा हुआ है, और इस स्मॉल ई ने हमारे बिजनेस करने और काम करने के तौर तरीकों को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो इन दो चीजों के साथ साथ हमारी ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी एक चीज आपको और प्रोवाइड कराती है, जो हिडन है, जिसे सब नहीं देख सकते। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को सिर्फ 2 ही लोगों ने देखा था, उनका नाम है संजय और अर्जुन, क्योंकि इन दोनों के पास दिव्य दृष्टि थी। इसी तरह ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी भी आपको ई एजुकेशन और ई बिजनेस के साथ एक चीज और प्रोवाइड कराती है, जिसे कहते हैं सिस्टम। सिस्टम मतलब सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। जो भी चीज आपकी समय, ऊर्जा और पैसे को बचाए, उसे कहते हैं सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं सिस्टम को, ताकि आप जान सके कि आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य कर रहे हैं। सिस्टम इज ए सेट ऑफ आइडियाज एंड प्रोग्राम्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सिस्टम आपको विचारों और कार्यक्रमों का बना बनाया समूह देता है। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, रेल, जहाज, अलग अलग कीमत, किराया देकर दूरी के हिसाब से आप कम समय, कम मेहनत और बिना ज्यादा रकम लगाए आप पहुंच जाते हैं। ये सब सिस्टम की वजह से ही संभव हो पा रहा है। सिस्टम की परिभाषा: एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन or attention that is known as system. It is a control region, is a space over our attention is focused. Orderly grouping of independent component linked together according to plan to achieve a specific objective. बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मिलकर जब काम करते हैं, उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर एक सिस्टम है। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आर्मी, स्कूल, कॉलेज, संस्था, होटल, जो मिलकर किसी गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित। जैसे साइकिल का पिछला पहिया तो आप पैडल चलाकर घुमाते हैं, परंतु अगला पहिया खुद ब खुद घूमता है। इंटरजंक्शन, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे इंजन के अंदर हर एक पार्ट आपस में मिलकर पूरे इंजन को सुचारू ढंग से चलाने में मदद करते हैं। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, पूरी टीम मिलकर किसी गोल को अचीव करने में काम करे और सभी का मकसद एक ही हो, सक्सेस मतलब कामयाब होना, उसे सिस्टम कहते हैं। सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम को समझने के लिए जैसे एक कप चाय लीजिए। अब ऊपर से कप खुला है तो उसमें कुछ डाला और निकाला जा सकता है, तो इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। फिर है क्लोज सिस्टम। अब उसी कप के ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए, तो अब ऊपर से तो आप ना कुछ डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी साइड की वॉल से हीट और बाहर से ठंड अंदर जा रही है और अंदर से हीट बाहर आ रही है, तो वहां भी कुछ ना कुछ अंदर बाहर हो रहा है, तो इसे क्लोज सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह आइसोलेटेड सिस्टम,
जैसे आपका आइसोलेटेड थर्मस होता है, ढक्कन लगने के बाद वो क्लोज भी है और अब ना अंदर की हीट बाहर आ रही है ना बाहर की ठंड अंदर जा रही है, तो इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। मैंने सोचा लगे हाथों आपको भी इसकी जानकारी दे दूं। 10-10 फीट के 6 खड्डे खोदें और 60 फीट एक ही जगह खोदें, पानी कहां निकलेगा? डेफिनेटली जो एक ही जगह खोदा जाए तो इसको कहते हैं सिस्टम। और पहले टायर बदलने के लिए 500 लोगों को बुलाकर लाते थे, गाड़ी को उठाते थे, लेकिन जैक बना दिया गया। अब एक ही आदमी ये काम कर लेता है। तो जैक क्या है? एक सिस्टम। बंदूक की गोली को फेंक कर मारे और बंदूक में डालकर मारे। क्या किया हमने? ऊर्जा को लिवरेज कर दिया। तो इसी को कहते हैं सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी भी काम को करना। आग पर पानी रखकर उबाल रहे हैं और ऊपर से हवा कर रहे हैं ठंडा करने के लिए। ठंडा होगा? जी नहीं, कारण कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, उसे पहले आग से उतारना होगा। मुंह में नमक की डली दबा रखी है और रसगुल्ला खा रहे हैं और कहते हैं कि रसगुल्ला खारा है। क्यों? कारण है हमारी सोच। इसी को कहते हैं सिस्टम। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं। पुराने बुजुर्ग होंठ फटते थे सर्दियों में तो होंठों पे तेल नहीं लगाते थे, नाभि में तेल लगाते थे। क्या है ये सिस्टम? इसी तरह रेल ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक चलाता तो उसे ड्राइवर है, लेकिन कंट्रोल ग्राउंड स्टाफ करता है। तो ये क्या है? एक सिस्टम। बायोलॉजिकल बच्चे का जन्म 9 महीने लगते हैं, 18 महीने में क्यों नहीं होता? ये भी है एक सिस्टम। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक आदमी के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। हर तरह के हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उस दर्द का इलाज नहीं मिल रहा था। जहां भी उंगली लगाए वहीं दर्द हो, जहां भी टच करो वहीं दर्द हो। अंत में पता चला कि उसकी उंगली में ही दर्द है और ढूंढ कहीं और रहे थे। तो दोस्त, सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे का कारण कि आप सिस्टम से काम कर रहे हैं या नहीं। सुनना 3 तरीकों से होता है। सुनकर अनसुना कर देने के लिए, सुनकर जवाब देने के लिए और सुनकर अंडरस्टैंड करने के लिए। आप किस नियत से सुन रहे हैं? इतना सब सुनने और जानने के बाद आपके मन में एक विचार तो आया होगा कि ये सब तो बहुत लंबा प्रोसेस है, कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे मुझे आज सरवाइव करने के लिए। तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। क्या आप 1 साल में 5 ज्वाइनिंग ही करेंगे? जी नहीं, ये तो मैंने कम से कम बताया है। क्यों ना इसे 5 ज्वाइनिंग पर मंथ पे लेके आए, क्यों ना इसे 5 ज्वाइनिंग पर डे पर लेके आए। ऐसा नहीं है कि आप इसे धीरे धीरे करें, क्योंकि जितना समय लगेगा उतनी ज्यादा नेगेटिविटी आएगी। सफलता आपको खुशी, उत्साह और सकारात्मकता प्रदान करती है। तो ये तेज करने का काम है। जहां आप 5 साल में पहुंचेंगे तो क्यों ना इसे 1 से 2 साल तेजी से काम करके पहुंचा जाए। जल्दी से सीखकर तेजी से काम करें ताकि आपको पैसा आना शुरू हो और आप नेगेटिव विचारों से बच सकें। आप अपना काम मेहनत से करें, लॉ ऑफ एवरेज अपना काम करेगी। पहले लोग करेंगे अस्वीकार, फिर करेंगे विरोध, फिर करेंगे स्वीकार, तब करेंगे सहयोग। ड्यूसॉफ्ट आपको देता क्या है? मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ड्यूसॉफ्ट हमें देता क्या है। 9,500 रुपए जो आपने ड्यूसॉफ्ट में दिए हैं, उसकी एवरेज में उसकी कीमत के बराबर आपको ड्यूसॉफ्ट एकेडमी किट बैग देती है, जिसमें बुक्स और डीवीडीज के माध्यम से आपको एजुकेशन दी जाती है। उसके साथ साथ ड्यूसॉफ्ट देता है ऑनलाइन वेबसाइट, जिसको यूज करने का अधिकार www.dewsoftoverseas.com, जिस पर आप लॉगिन पासवर्ड कैटेगरी के माध्यम से आप हमारी डिजिटल लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं और बिजनेस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। उड़ान लीडर्स के द्वारा रियल टाइम ट्रेनिंग आपको दी जाती है। दिल्ली ऑफिस जो हमेशा आपके लिए काम कर रहा है। कस्टमर केयर जो आपकी समस्याएं और सुझाव हमेशा सुलझाने के लिए तैयार है। और हमारे रिस्पेक्टेड एमडी मिस्टर ऋषि सहदेव सर और जनरल मैनेजर रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी सर, जो हमेशा आपकी मदद करते रहते हैं आपका बिजनेस बड़ा बनाने में और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स आपके बिजनेस और आपकी एजुकेशन, आपके बैंक अकाउंट के लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आपको एक बनी बनाई संस्था चलाने के लिए मिल गई है, क्योंकि संस्था और आपके बीच में चैनल पार्टनर का अनुबंध है, मतलब बराबर की हिस्सेदारी है। कोई भी इसमें बॉस नहीं है, सब मालिक हैं। जी हाँ, अब आप ही इस बिजनेस के एमडी हैं और आप ही इस बिजनेस के जनरल मैनेजर हैं। आपको बना बनाया सिस्टम हमारे एमडी और जनरल मैनेजर द्वारा प्रोवाइड हो जाता है। जीएसटी से लेकर किसी भी तरह की कानूनी या कोई गवर्नमेंट इश्यू सुलझाने के लिए हमारी संस्था हमेशा काम कर रही है। आपको मालिक बनने का अधिकार देती है और गर्व के साथ छाती चौड़ी करके बिजनेस करने का अधिकार देती है। किसी भी व्यापार के 2 भाग होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सेल्स एंड मार्केटिंग।
अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा, एक फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा। तो ये सारा काम ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से आपको मिल गया है। अब आपको करना है सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग। और अगर आप करोड़ों रुपया लगाकर भी अगर आप करोड़ों का माल तैयार कर रहे हैं और सेल्स और मार्केटिंग ना करें तो आप उस व्यवसाय को नहीं चला सकते। उसी तरह सेल्स और मार्केटिंग करके आप यहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा रोजगार खड़ा कर सकते हैं और इसे करने का पूरा अधिकार आपको प्राप्त है। इसी के साथ साथ उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक, जो भी आपके सीनियर लीडर्स हैं और जो जेनेसिस इंटरनेशनल टीम है, ये लगातार आपको देती है ट्रेनिंग और सपोर्ट, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है, आपके सीनियर्स भी एक सिस्टम है जो आपको इस बिजनेस को बड़ा करने में आपकी मदद करते हैं, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग और आपके साथ मिलकर सपोर्ट देते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन का काम है। इस तरह एक सिस्टम आपके साथ अटैच हो चुका है और हमारा बिजनेस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे काम करता है। आइए लगे हाथों जान लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा बताते हैं। कंपाउंडिंग को इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए आपको एक तरफ 10 करोड़ रुपए दिए जाएं और एक ऑफर और आपको दी जाए कि 1 महीने तक लगातार 31 दिन तक, पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया, 5वें दिन 16 रुपया, इस तरह आपको मात्र 31 दिन तक दिया जाए, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? डेफिनेटली ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मुझे 10 करोड़ रुपया अभी का अभी मिल रहा है तो तुरंत इसे लिया जाए। लेकिन ठहरिए मेरे दोस्त, 31 दिन के बाद जो इस तरह आगे बढ़ता हुआ आपका जो कैलकुलेशन तैयार होता है वो बनता है 107 करोड़ रुपया। लेकिन शुरुआत में ये दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये कंपाउंड है, ये लगातार डबल होता जा रहा है। अलीबाबा के को फाउंडर, अलीबाबा एक चाइनीज ऑनलाइन वेबसाइट है जो अपना सामान ऑनलाइन बेचती है, उसके को फाउंडर हैं जैक मा। वो कहते हैं कि एक बंदर के सामने 1 दर्जन केले रखो और 1 लाख रुपए रखो, बंदर क्या लेगा? डेफिनेटली आपने सही पहचाना कि बंदर केले उठाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि 1 लाख के वो कितने केले खरीद सकता है। तो सेम इसे ही बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और इसी तरह ही एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की, कि एक बार एक राजा थे और उस राजा से एक साधु आए कि राजन, मुझे कुछ अनाज के दाने चाहिए। तो राजा ने कहा कि साधु, अगर मांगना ही है तो प्रॉपर्टी मांग, धन दौलत मांग, सोने जवाहरात मांग, क्या अनाज के दाने मांग रहा है मुझसे? तू जो मांगेगा मैं तेरे को देने को तैयार हूँ। तो साधु ने कहा कि महाराज, ये आपके सामने जो चेस बोर्ड रखा है जिस पर आप शतरंज खेल रहे हैं, इसके 62 खाने हैं। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8, 5वें में 16, छठे में 32। इसी तरह आप 62 खाने फिलअप कर दीजिए, बस इतना ही अनाज मुझे चाहिए। अब ये बात सुनकर राजा हंसने लग गया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि ये साधु महाराज जितना अनाज चाहते हैं इनको दे दीजिए। मंत्री जब कैलकुलेशन करने लगा तो आप जानकर हैरान होंगे कि उस साधु ने उस राजा से उसका पूरा राजपाट सब कुछ मांग लिया था, क्योंकि 62 खानों को भरते भरते उस साधु ने इतना अनाज मांगा था जितना आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। उससे 10 माउंट एवरेस्ट के पहाड़ बनाए जा सकते हैं, इतना अनाज उस साधु ने मांगा था। इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह हमारे बिजनेस में आने वाले लोग वो देखते हैं कि मैंने पैसा कितना कमाया, लेकिन माय डियर फ्रेंड, पैसे की तरफ ध्यान ना देकर अगर आप ये देखें कि आपके काम करने की रफ्तार बढ़ रही है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अगर उन लोगों को आप ये बिजनेस सिखाते हैं तो वही काम वो भी करने लग जाएंगे जो आप कर रहे हैं और आपके काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। आपने 30,000 रुपए कमाए 1 माइल पे और आपके साथ 50 लोग आपके बिजनेस में आए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 30,000 रुपए या 50 लोग? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए इंपॉर्टेंट 30,000 रुपए होंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो 50 लोग। अब वो 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1200 कब हो जाएंगे ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि एक सेब में कितने बीज हैं ये तो आप गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब निकलेंगे ये आप नहीं गिन सकते। इसलिए ये कंपाउंडिंग बिजनेस है, यहां पर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आपको 1 kg घी चाहिए तो आप क्या करेंगे? सभी जानते हैं कि 10 kg दूध लें
उसे जमाएं, उसका दही बनाएं, फिर अगले दिन उसे मथें, उसमें से क्रीम निकाल लें और जब क्रीम निकल आए तो उसे पकाएं और पकाने के बाद आपका 1 केजी घी शुद्ध रूप निकल आएगा। निकला कहां से? उसी दूध से ही तो निकला। कहने का मतलब ये सब बताने के पीछे का मेरा मकसद ये कि अगर आपने शुद्ध को पाना है तो बहुत सारी विशुद्धियों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। दूध से क्रीम तक जो भी आपने देखा वो खराब हो सकता था, लेकिन जब हमने उसे पकाने की हद से आगे गुजार दिया तो उसका शुद्ध रूप सामने आ गया। कहने का मतलब है कि अगर हमें शुद्ध को पाना है तो हमें एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस को अपनाना है। इसी तरह लंबे समय तक किसी भी चीज को संभाल कर रखने के लिए उसको एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में से आपको उसे गुजारना ही पड़ेगा। उसी तरह बिना पके, बिना तकलीफ उठाए, बिना ही संघर्ष किए जिन लोगों को बनी बनाई कामयाबी मिल जाती है उसको वो संभाल नहीं पाते और बहुत देर तक उस पर रुक नहीं पाते, टिक नहीं पाते, उनके पास वो संपदा टिकती नहीं है और बहुत जल्दी वो अपनी नॉर्मल लाइफ में पहुंच जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि शुद्ध को पाना है तो आपको विशुद्धि से होकर गुजरना पड़ेगा और आपको औसत के सिद्धांत को समझना होगा। औसत का सिद्धांत जो हर जगह लागू होता है। जैसे आप फसल उगाते हैं तो भूसा ज्यादा होता है, अनाज कम, तो ये भी औसत का सिद्धांत है। अब कहते हैं कि कीचड़ होगा तभी तो कमल खिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने शुद्ध पाना है तो विशुद्धि का सामना करने के लिए तैयार रहें। जैसे कि पत्थर के अंदर मूर्ति तो पहले से ही रहती है, लेकिन उसके ऊपर से विशुद्ध पत्थरों को हटा दिया जाता है और उस पत्थर से मूर्ति निकलकर सामने आ जाती है। तो हमने किया क्या? विशुद्धि को हटा दिया। इसी तरह एक हीरा जब अपने रॉ मटेरियल में होता है, जब उसे तराशा नहीं गया होता तो उसको पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही उस हीरे को तराश दिया जाता है, विशुद्धि को हटा दिया जाता है तो उसकी चमक निकलकर बाहर आ जाती है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि लोहा लोहे को काटता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन कौन सा लोहा लोहे को काटता है? वो लोहा लोहे को काटता है जिस लोहे को धार देकर, पकाकर तेल में बुझा दिया जाता है। अब वो लोहा टूटेगा नहीं, वो अपने साथ किसी भी लोहे को काट डालेगा। लोहा तो वही है, लेकिन उसे तपाकर उसे शुद्ध रूप में तब्दील कर दिया गया है। अब वो लोहा लोहे को काट रहा है। सबने सुना है कि लोहा लोहे को काटता है। बिल्कुल सही बात है कि लोहा लोहे को काटता है। उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ईंट की पकाने की प्रक्रिया। जो ईंट सबसे ज्यादा आंच के नजदीक रहती है वो सबसे ज्यादा पकती है, और जो बहुत ही ज्यादा आंच के नजदीक रह लेती है वो तामड़ा बन जाती है। कोई लोग उसे झावा बोलते हैं, कोई तामड़ा बोलते हैं, कोई खंजर बोलता है। आपके एरिया में जिस भी भाषा में इसे बोला जाता हो, उन ईंटों का इस्तेमाल कहाँ होता है? जी हाँ, उन ईंटों का इस्तेमाल होता है नींव में, बुनियाद में, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, क्योंकि ये ईंट इतनी पक चुकी है कि अब सारी जिंदगी ये गलेगी नहीं। तो शुद्ध रूप तभी निकल के आता है जब वो एक तपने की प्रक्रिया को पूरा कर जाता है। और इसी तरह ही सोल्जर तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, कमांडो सोल्जर्स भी इसी तरह ही तैयार किए जाते हैं। उन्हें ट्रेनिंग में ही इतनी तकलीफ दे दी जाती है कि रियल लड़ाई के मैदान में इतनी तकलीफ उनको नहीं आती, और वहां पर उनको लगता है कि ये सब कुछ बहुत आसान है, कारण कि वो इतनी तकलीफ पहले ही झेल चुके होते हैं। तो कहते हैं कि इन तकलीफें ही इंसान को आगे बढ़ना सिखाती हैं, और किसी चीज को जो तपाया जाता है तो उसका शुद्ध रूप निकलकर सामने आ जाता है। आप सब ने सुना है कि डायमंड कट डायमंड्स, मतलब हीरा ही हीरे को काटता है, लोहा ही लोहे को काटता है, मंत्र ही मंत्र को काटता है। जो चीज जिस रूप में है उसको काटने के लिए भी उसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जहर का इलाज जहर ही है, उसी तरह इंसान भी है जो अपने विध्वंस का कारण भी खुद ही है और अपने निर्माण का कारण भी वो खुद ही है, क्योंकि उसकी सोच ही उसको विध्वंस और निर्माण की तरफ ले जा सकती है। अब जो माँ बाप ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना उठाना पड़े, उनके लिए सुख संपदा और विरासत में छोड़कर जाना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चों का विनाश का कारण खुद ही बन रहे हैं। वो सब अपने बच्चों को आलसी, नकारा और निठल्ला बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पिताजी ने बना दिया। तो मेरा मानना है कि आप सब अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, संघर्ष दीजिए, ताकि जीवन को वो समझ पाएं, ताकि मुश्किल वक्त में आपकी बनाई हुई संपदा को, संपत्ति को वो संभाल सके। जैसे कि शेर अपने बच्चों को तब तक शिकार करके खिलाता है जब तक कि वो नादान है, वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसके अंदर ये शक्ति आती है वो उसे आजाद छोड़ देता है। अब उसे अपना पेट भरने के लिए खुद ही दौड़ लगानी है, अब वो अपना पेट खुद ही भरता है।
अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाइए। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में आपने आप को, खुद को और परिवार को कैसे संभालना है, इसके लिए सक्षम बनाइए। जैसे जंगल का नियम है कि दौड़ना तो दोनों को पड़ता है, हिरन को भी और शेर को भी। कारण कि हिरन दौड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए और शेर दौड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। तो इसी तरह ही ये संसार आपके सामने है, एकदम खुली किताब की तरह। दौड़ना तो हर किसी को है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। शेर नहीं दौड़ेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा और हिरन नहीं दौड़ेगा तो उसकी जान नहीं बचेगी। तो दौड़ना तो सबको है मेरे दोस्त। तो आप सब ड्यूस ऑफ बिजनेस में आ चुके हैं, तो इस बिजनेस को जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तो इस बिजनेस की रूपरेखा, चाल ढाल और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें और आपको समझना होगा और बिजनेस के चलने की तौर तरीकों को हमें समझना होगा। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको बिजनेस की चाल ढाल के बारे में और बिजनेस कैसे चलाए जाते हैं, बिजनेस की एवरेज क्या चलती है, ये सब की जानकारी आप तक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, आपके घर में कोई शादी पड़ती है, आपके घर में कोई शुभ कार्य हो रहा होता है, तो आप सबसे पहले किसे बुलाते हैं? अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। मैं सही कह रहा हूं ना? तो इसी तरह ही आपने भी ड्यूस ऑफ बिजनेस को शुरू किया है, जो लाखों लोगों की जिंदगी को बदल चुका है। तो इसमें भी आप सबसे पहले किनको बताएंगे? संभावित उन्हीं लोगों को जिनको आप जानते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार। बताना सबसे पहले वहीं से ही शुरू किया जाएगा। तो जैसे ही आप इस बिजनेस को बताना शुरू करेंगे तो आपके साथ एक एवरेज काम करेगी, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और इस बिजनेस को बताते समय डायरेक्ट आप नहीं बताएंगे जब तक कि आप सीख नहीं जाते। इस दौरान आपके सीनियर लीडर आपके साथ होंगे और उन लोगों को आपके बिहाफ पर वो इस सिस्टम की जानकारी देंगे, मीटिंग लगाकर, होम मीटिंग लगाकर या 1 by 1, जैसा भी आप बेहतर समझें। आप होम मीटिंग भी लगाकर इसकी जानकारी दिलवा सकते हैं, आप 1 by 1 भी इसकी जानकारी दिलवा सकते हैं और उनको हमारे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में बुलाकर भी इसकी जानकारी आप दिलवा सकते हैं। तो जब आप इस बिजनेस को लोगों को बताना शुरू करते हैं, तो जिन लोगों को आप बताते हैं तो उसमें से एक एवरेज निकल के आती है कि पहले 10 लोगों को जब आप इस बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे तो उसमें से 3 आपको नो करेंगे। नो का मतलब होता है KNOW, मतलब आपको और सीखने की जरूरत है या वो समझ नहीं पा रहे हैं। 3 आपको यस और नो करेंगे, ठीक है, मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, अपने मम्मी पापा से पूछकर बताता हूं। तो वो हाँ और ना की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो पहले आपको देखना चाहते हैं कि आप कितने दिन चलते हैं। भविष्य में अगर आप कंटिन्यूस इस बिजनेस पे टिके रहे और कामयाब हो जाते हैं तो भविष्य में ये लोग भी आपके साथ आ जाते हैं और जिन्होंने नो किया है वो भी आपकी कामयाबी को देखकर आपके साथ आ जाते हैं। और जिनमें से 3 लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि यस, मुझे तो एक मौके की तलाश थी, मैं आपके साथ हूं, चलो मिलकर करते हैं। और इन्हीं में से एक ऐसा पर्सन भी मिलेगा जो लेग पुलर होगा, मतलब टांग खींचने वाला, जो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब जोड़ने का काम है, ये सब फंसने फंसाने का काम है, कंपनियां भाग जाती हैं। तो ये एवरेज समाज की सोच है। ये समाज आपसे ऐसे ही मिलेगा। आपको समाज को समझना होगा कि समाज कैसे सोचता है, समाज के सोचने का तरीका क्या है। तो ये यस नो, यस और नो के बीच चलने वाली एक कड़ी है। इस कड़ी को अगर आप समझ गए तो आप इस बिजनेस में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि ये एवरेज क्यों आती है, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो निकल के आता है कि जिसको भी आप ये बिजनेस बताते हैं तो आप नहीं बताते, आपकी सीनियर अपलाइन आपके साथ होती है। तो वो पर्सन ये जानता है कि आप तो इनको लेके आए हैं लेकिन आप इस बिजनेस को नहीं जानते। तो उनके मन में एक शंका होती है कि जब तक इनका सीनियर आएगा इनका बिजनेस चलेगा और जिस दिन ये सीनियर नहीं आएगा उस दिन ये बिजनेस खड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले शंका उनको आप पर हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले इस बिजनेस को आप सीखें और अपने रिलेटिव, नियर डियर को और फ्रेंड्स को, रिलेटिव को आप खुद बताएं और आपका सीनियर आपके साथ बैठा होगा। अगर वो कोई सवाल जवाब करेंगे तो आपका सीनियर आपके साथ है, वो उनके सवाल जवाब को क्लियर कर देगा। तो पहला कारण यही होता है कि आपको नॉलेज नहीं होती और आपके बिहाफ पे आपका सीनियर बिजनेस बता रहा होता है। तो ये कारण ऐसा होता है जिसकी वजह से लोग पहले आपको ना करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके नियर डियर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को आप पर ही भरोसा नहीं है कि आप कितने दिन टिकेंगे। तो
ये दूसरा ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग आपको ना कर देते हैं। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस के साथ डटे रहना होता है। तो यही 3 ऐसे कारण निकल के आते हैं जिसकी वजह से लोग शुरू में आपको ना बोलते हैं। पहला, कि आपको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। दूसरा, कि उनको ये पता है कि जब तक इनका सीनियर इनके साथ बिजनेस बताने आएगा तब तक ये चलेगा, इनको पता ही नहीं है। ये दूसरा ऐसा कारण निकल के आता है। तीसरा कारण ये निकल के आता है कि उन्हें यही नहीं पता है कि ये बिजनेस दूसरों की मदद करने का बिजनेस है। तो यही ऐसे 3 कारण होते हैं जिसके बारे में आपके दोस्त, आपके रिलेटिव अनजान होते हैं और जिसकी वजह से वो आपको ना करते हैं। जो शुरुआत में आपको काम करते समय एवरेज निकल के आती है, तो यही निकल के आती है कि पहले 10 लोगों में से 3 नो करते हैं, 3 यस और नो, हाँ और ना में रहते हैं, 3 आपके साथ यस करते हैं कि चलो मुझे एक रास्ता चाहिए था, मिलकर करते हैं, और एक आधा ऐसा पर्सन होता है जो आपकी टांग खींचता है, जो आपका मजाक उड़ाता है। ये आपका बहुत ही क्लोज हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो सकता है। जब आप बिजनेस को अपने नियर एंड डियर्स को बताते हैं, टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, कामयाब लोगों की वीडियोस दिखाते हैं, कामयाब लोगों को दिखाते हैं, अपने सेमिनार में बुलाते हैं, तो वो लोग आपके साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जिन लोगों ने अभी आपको ना किया है तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आप कंटिन्यूस टिके रहिए, बिजनेस को सीखिए और काम करते रहिए। भविष्य में जो आपके द्वारा टीम बनेगी वो भी तो उन लोगों को जानते हैं, तो वो आपकी टीम द्वारा आपके सिस्टम में ज्वाइन हो जाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका लगातार निरंतर सीखते रहना और बिजनेस में टिके रहना और मजबूती के साथ खड़े रहना, बिना हाँ और ना की टेंशन लिए कंटिन्यूस वर्क को करते रहना। नो किसी भी बिजनेस का बेसिक नेचर होता है। जैसे कि मार्केट में हजारों कपड़े की दुकानें हैं और आप भी कई बार कपड़ा खरीदने गए होंगे, तो आपने भी कई दुकानों पर अलग अलग वैरायटी के कपड़े और अलग अलग रेट तय किए होंगे। जहां पर आपका रेट और वैरायटी क्वालिटी पसंद आती है वहां पर आप सामान ले लेते हैं। लेकिन हजारों कपड़े की दुकानें होने के बावजूद भी सबकी दुकानें चल रही हैं। इसी तरह ही बिजनेस का नेचर होता है कि जितने भी लोगों को आप बिजनेस बताते हैं ये, तो वो सब हाँ नहीं करेंगे। ये एक बेसिक नेचर है। तो जो लोग हाँ करते हैं उनकी छटनी करनी है और उनके साथ आपने बिजनेस को शुरू करना है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिजनेस के बेसिक नेचर को समझना है। यस और नो इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स की। कारण यह है कि नेगेटिव सबसे ज्यादा आपको मार्केट में मिलता है। कारण उसके पीछे का समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो फोटोस्टेट मशीन बनाई गई थी और जब इसको प्रमोट किया जा रहा था तो लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही निकम्मी मशीन है। कारण कि जब हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो तो हम फोटोस्टेट क्यों करेंगे। तो सबसे पहले उसे नकारा ही गया था। लेकिन आज फोटोस्टेट कितनी कारगर है आपको मालूम है कि आपके एक एक डॉक्यूमेंट की आप कम से कम 100 बार फोटोस्टेट कराते होंगे। जहां भी जरूरत पड़ती है तो उसकी जेरोक्स कॉपी आप वहां जाकर लोगों को सबमिट करते हैं। तो पहले उसने भी ना को झेला है। इसी तरह ही बैंकिंग सेक्टर को भी, जब आज से 50 साल पहले बैंकिंग सेक्टर समाज में आया तो लोगों ने कहा कि जब मैं अपना घर परिवार अनाज सब कुछ संभाल सकता हूं तो क्या अपना पैसा मैं खुद नहीं संभाल सकता। क्यों? उस समय के लोगों की सोच होती थी कि वो अपने पैसे को जमीन में गाड़ कर रखते थे अपने ही घर में। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, समाज का विकास हुआ, तो बैंकिंग सेक्टर एक पॉजिटिव फेस में आया और आज आपको पता है कि बिना बैंकिंग सेक्टर के हम लेन देन ही नहीं कर सकते। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, LIC सेक्टर मतलब इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर को भी शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। कारण ये कि लोग कहते थे कि जब मैं ही धरती पर नहीं रहूंगा तो मैं ऐसे इंश्योरेंस को लेके क्या करूंगा। लेकिन धीरे धीरे समाज में कुछ लोगों ने इंश्योरेंस को लिया और अगर उनके साथ कोई प्राकृतिक आपदा आई या वो नहीं रहे तो इंश्योरेंस सेक्टर ने बहुत सारा पैसा उनके परिवार को दिया और उनके परिवार को संभलने का मौका दिया। तो LIC सेक्टर भी एक बहुत कामयाब सिस्टम बना, लेकिन शुरू में उसने भी नेगेटिव को फेस किया। तो कोई भी बिजनेस हो, शुरुआत में आपको नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरुआत करें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी दौरान, जैसे पानी बेचने का बिजनेस। जब बिस्लरी ने पानी बेचने का बिजनेस शुरू किया तो बोला 10 रुपए की बोतल पानी कौन खरीदेगा। आज धरती पर हर जगह पानी है, लेकिन आज पानी बेचने का व्यवसाय सबसे कामयाब बिजनेस बन चुका है। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त कि बिकता सब कुछ है, बस आपने अपने अंदर एक कला का विकास करना है, बेचने की स्किल को सीखना है और कंटिन्यूस डटे रहना है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज की, क्योंकि बात तो वही चल रही थी। जब आप पहले 10 लोगों को बताया तो 3 यस, 3 नो, 3 यस और नो,
और एक लेग पुलर। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज निकाली कितने से जाती है? लॉ ऑफ एवरेज हमेशा 100 में से निकाली जाती है। तो आप पहले 100 लोगों की लिस्ट बनाएं और उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना शुरू करें। सीख लेते हैं तो खुद बताएं, और जब तक नहीं सीखते तब तक अपने सीनियर लीडर का सहयोग ले लें। जैसे ही आप इस बिजनेस को लोगों को बताना शुरू करेंगे तो पहले 100 लोगों की लिस्ट में जो लॉ ऑफ एवरेज निकलेगी वो कुछ इस तरह होगी कि पहले 30 लोग आपको नो बोल सकते हैं और अगले 30 लोग यस और नो, हाँ भी ना भी। आप कामयाब हो गए तो भविष्य में आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और आप कामयाब हो नहीं होगे तो बोलेंगे मैं तो पहले कह रहा था ये नहीं चलता। तो ये दोनों तरफ चलते हैं। और अगले 30 लोग जो कहेंगे कि यस मुझे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, वो आपके सिस्टम को देखते ही ज्वाइन करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। और इन 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे निकलेंगे जो लेग पुलर होंगे, जो आपकी टांग खींचने वाले होंगे, जो आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके बहुत करीबी होंगे, क्योंकि बाहर वाला कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि जिन्होंने नो बोला है। नो बोला है उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैं नहीं करूंगा, उन्होंने ये कहा है कि पहले तू करके दिखा। तो दोस्त, नो का मतलब होता है KNOW, मतलब आपको और सीखने की जरूरत है, वो भविष्य में आपके साथ आ जाएंगे। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक और अगला दरवाजा खुला है, अगले को बताएं। नो का मतलब है नेक्स्ट वन, आप अगले को जाकर बताएं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की आबादी आपके सामने खड़ी है दोस्त। 2, 4, 10 लोगों के ना करने से आपके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो यस और नो कर रहे हैं वो भविष्य में आपके साथ आ जाएंगे। अगर वो आपके साथ आपका प्लान सुन के नहीं आते हैं तो भविष्य में आप ही की टीम उनको ज्वाइन करा लेगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 30 लोग आपको यस करते हैं वो आपके हीरो हैं। उनके साथ बिजनेस को सीखिए, उनको सिखाइए, उनको डुप्लीकेट कीजिए और उनकी मदद कीजिए और उनको कामयाबी तक लेके जाइए। आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे। और जो 10 लेग पुलर मिले हैं इनकी टेंशन ही मत लीजिए, क्योंकि ये तो आपको चिढ़ाएंगे ही चिढ़ाएंगे। कारण कि कामयाबी के सफर में जब आप चलते हैं तो बहुत से लोग टांग खींचने वाले होते हैं। ये भी समाज का एक पहलू है। इस पहलू को भी आपने समझ लेना है। अब मैं बात करता हूँ टांग खींचने वाले लोगों की। वो आपको कैसी कैसी बातें बोल सकते हैं। अरे तुम भी फंस गए, ओहो करोड़पति बनने जा रहे हो, अरे का हो करोड़पति। कुछ ऐसी बातें करके आपको चिढ़ाया भी जा सकता है। और कुछ लोग कहेंगे ये सब बकवास है, कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, ये सब टिकता नहीं, ये सब जोड़ने जाड़ने का बिजनेस है, ये सब नहीं चलता। ऐसी बातें भी आपको बोल सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे तुम कमा लेना तब आना, तब करूंगा मैं शुरू। तो टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त, इन सब का तौर तरीका आपको हमारे इस चैनल द्वारा सिखाया जाएगा कि नेगेटिव को फेस करके उसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। और याद रखिएगा कि ये जो 10 लोग मिले हैं, सिर्फ यही 10 मिलेंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं मिलेगा आपकी टांग खींचने वाला, क्योंकि लास्ट है ये। तो समाज का रवैया है, समाज को समझना है, मिलेंगे ही मिलेंगे, नो टेंशन। बेफिक्रापन होना चाहिए आपको अपने बिजनेस के प्रति और अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू। इसको कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो 100 लोगों की आपने लिस्ट बनाई तो उसमें से 30 लोग जो आपको नो कर रहे हैं वो रेड लाइट है, मतलब रुके रहिए। जो अगले 30 लोग हैं वो येलो लाइट है, इंतजार कीजिए। और जो अगले 30 लोग ज्वाइन होंगे वो ग्रीन लाइट है, यानी कि उनके साथ मिलकर शुरू कीजिए। और जो 10 लेग पुलर मिले हैं वो फ्यूज लाइट हैं। उनको अपने भविष्य का ही नहीं पता, तो वो तो दूसरे की टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। उनको यही नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, तो वो आपको कैसे आगे बढ़ने देंगे। तो जाहिर सी बात है कि मजाक बनना किसी भी बिजनेस का आम बेसिक नेचर है, और यस और नो मिलना ये भी बिजनेस का आम बेसिक नेचर है। तो टेंशन मत लीजिए। जो ना करते हैं भविष्य में आपके साथ आ जाएंगे। उनके साथ अपना रिलेशन खराब मत कीजिएगा, प्यार से बात कीजिए। कोई बात नहीं भैया, जब आप समझ जाएं, जब आप इसको और डीप स्टडी करें, उनको अपने टेस्टिमोनियल दिखाइए, संस्था की कामयाबी दिखाइए। 20 सालों से चल रही है, 44 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और आज वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग के 60% करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। तो ये सब बातें जब आप उनको बताओगे, यूट्यूब चैनल पे ले जाओ, पूरे गूगल के माध्यम से उनको नेटवर्क मार्केटिंग संस्थाओं के बारे में जानकारी दो। आज अमेरिका, थाईलैंड, यूरोप, मलेशिया, इंग्लैंड, हर जगह पर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से बूम मचा रहा है। और कारण भी इसका है कि आज गवर्नमेंट सबको रोजगार नहीं दे पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब नहीं है कि वो सबको रोजगार दे। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप अपना स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं बिना बहुत बड़ी पूंजी लगाए। तो यहाँ पर आपकी पूंजी, आपकी मेहनत,
आपके कुछ कर दिखाने का जज्बा और अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति, यही है जज्बा जो आपने लगाना है। अगर ये लगाने के लिए आप तैयार हैं, नंबर 1 आप मेहनत लगाने को तैयार हैं, नंबर 2 आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति है, नंबर 3 सीखने को अगर आप तैयार हैं, तो सीख कर मेहनत लगाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो ये बिजनेस आपके लिए है। मिलकर तहलका मचा सकते हैं। और जैसे ही इस स्पीड ब्रेकर से आप आगे निकलेंगे तो तुरंत ही आपको दूसरा स्पीड ब्रेकर मिलेगा जिसका नाम है LKK, यानी कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। तो दोस्तों लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, लोगों का काम है कहना और आपका काम है मस्त रहना। एंजॉय कीजिए दोस्तों, क्योंकि लोगों ने माता सीता को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेंगे, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। इस बात को समझने के लिए मैं आपको बैक टू बैक 3 स्टोरियां सुनाऊंगा। सबसे पहली कहानी, एक बाप और बेटा एक गधे को लेकर एक गांव से गुजर रहे थे। तो पहले चौराहे से गुजरते हैं तो लोग कहते हैं देखो दोनों पैदल जा रहे हैं, गधा खाली जा रहा है, इसमें से एक बैठ क्यों नहीं जाता। इतने बाप अपने बेटे को बोलता है कि बेटा तू बैठ जा, और जैसे वो गधे बैठ के अगले चौराहे पे गुजरते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं देखो जवान होके गधे पे बैठा और बाप बेचारा पैदल चल रहा है। ये सुनते ही बेटा नीचे उतर जाता है और अपने पिताजी को ऊपर बैठा देता है। और थोड़े दूर अगले चौराहे पे जैसे ही पहुंचते हैं तो लोग बोलते हैं देखो बुढ़ा आराम से बैठा है और बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। अब वो दोनों ही गधे पर बैठ जाते हैं और जैसे ही अगले चौराहे पर गुजरते हैं तो वहां पर कहते हैं देखो गधे को मारेंगे, देखो दोनों के दोनों गधे पर बैठे हैं। अब ये दोनों परेशान होते हैं लोगों के कहने की वजह से और वो गधे को लेटाते हैं और उसकी टांगे बांधकर टांग कर लेकर चलना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि पूरा गांव उन पे हंसने लग जाता है कि बोलो इन 2 मूर्खों से मिलो, जो गधा चल सकता था उसको टांग कर लेके जा रहे हैं। तो लोगों ने तो नहीं छोड़ा। आप अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। तो दूसरी कहानी पे आते हैं। एक बार एक पंडित जी पूजा कराने गए थे तो वहां पर जजमान ने उनको बकरी का बच्चा भेंट किया दक्षिणा के रूप में। तो पंडित जी उस बकरी के बच्चे को लेकर जा रहे थे तो 3 ठग जिन्होंने प्लानिंग की कि आज पंडित जी से ये बकरी का बच्चा लेकर हमने खाना है, वो 1-1 किलोमीटर दूरी पर खड़े हो गए। पहले ठग के पास से जब पंडित जी गुजरे तो पहले ठग ने उनको प्रणाम किया और कहा पंडित जी ये कुत्ते का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने पूजा पाठ करवाया है, मेरे जजमान ने मुझे बकरी भेंट की है, ये बकरी का बच्चा है, कुत्ता नहीं है। बोला पंडित जी माने या ना माने, है तो ये कुत्ते का बच्चा ही, ले जाइए। जैसे ही पंडित जी 1 किलोमीटर और आगे गए तो दूसरा ठग टकराया। अब उस ठग ने भी यही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला पंडित जी ये कुत्ते का पिल्ला लेकर कहाँ जा रहे हैं। अब पंडित जी को थोड़ा सा शक हुआ कि बहुत देर पहले भी एक आदमी मिला था जिसने इसे कुत्ता कहा था और ये दूसरा आदमी मिला है, ये भी इसे कुत्ते का बच्चा ही कह रहा है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। लेकिन पंडित जी को अभी विश्वास था कि जो उनके पास है वो बकरी का बच्चा ही है, लेकिन उसके कहने के अनुसार थोड़ी सी शंका जरूर पैदा हो गई। पंडित जी ने अभी भी उस बच्चे को नहीं छोड़ा और जैसे ही वो और आगे गए 1 किलोमीटर तो तीसरा ठग टकराया। उसने भी प्रणाम किया पंडित जी को और कहा पंडित जी प्रणाम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। और पंडित जी को बोला कि पंडित जी ये सुबह सुबह कुत्ते का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हैं। अब पंडित जी को बिल्कुल कंफर्म हो गया कि उनके हाथ में बकरी का बच्चा नहीं है, कुत्ते का बच्चा ही है। और उन्होंने लात मारी उस बकरी के बच्चे को और छोड़कर अपने घर चले गए और उन तीनों ठगों ने उस बकरी के बच्चे को पकाकर खा गए। कहने का मतलब मेरे दोस्त कि एक अच्छा खासा आदमी जिसे कंफर्म पता है कि उसके हाथ में बकरी का बच्चा ही है, लोगों के कहने की वजह से वो उस बकरी के बच्चे को कुत्ते का पिल्ला समझकर छोड़ देते हैं। तो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। अब मैं बात करता हूं आप सबसे कि लोगों का काम है कहना और आपका काम है मस्त रहना। आपने जिस बिजनेस को शुरू किया है ये करोड़पति बनने का बिजनेस है। यहाँ पर आप सीखें, मेहनत लगाएं। आज हजारों लाखों लोग इस बिजनेस से करोड़पति बने हैं, तो सीख कर मेहनत करके बने हैं, आप भी बनेंगे। बस अपनी सोच को पॉजिटिव रख के काम करना है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे तो आप एक लीडर बन जाएंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और नेगेटिव 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 सोच की तरफ लेकर चलेंगे तो आपके अंदर विध्वंस निर्माण होगा। दोस्तों बात करते हैं कृष्ण और कंस, राम और रावण, ओबामा और ओसामा। राशि इन तीनों की एक ही है, लेकिन कृष्ण, राम और ओबामा ये प्लस का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्होंने निर्माण कर डाला। उसी तरह ही कंस, रावण और ओसामा
नेगेटिव का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इन्होंने विध्वंस कर डाला। नाम तो दोनों का ही होगा, पॉजिटिव का भी, नेगेटिव का भी। लेकिन अगर आप मझधार में फंसे रह गए कि कुछ दिन काम किया पॉजिटिव होके, कुछ दिन काम किया नेगेटिव होके, अपने लीडरों से मिले, अपनी टीम से मिले, सेमिनार में गए पॉजिटिव हो गए, घर पे गए लोगों से मिले, उन्होंने ना बोला तो आप नेगेटिव हो गए, फिर सेमिनार में आए पॉजिटिव हुए, फिर लीडर से मिले पॉजिटिव हुए, फिर मार्केट में गए नेगेटिव हुए। अगर आप प्लस माइनस चलते रहेंगे तो ना ही आप निर्माण कर पाएंगे, ना ही आप विध्वंस कर पाएंगे, क्योंकि नाम तो दोनों तरफ होगा, या तो निर्माण करने वाले का या विध्वंस करने वाले का। आपकी मर्जी है कि आप अपना नाम कहां बनाना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास इन दोनों को ही जानता है, बाकी बीच वालों को कोई नहीं जानता। दोस्तों, अंक एक ही होता है लेकिन साइड का फर्क पड़ता है। जैसे ही हमारी साइड बदल जाती है तो किसी को 6 दिखता है और किसी को 9 दिखता है। तो अपनी अपनी साइड का अंतर है। अगर आप सही साइड पर खड़े होकर देखेंगे तो 6 आपको 9 दिखाई देगा। तो इसके बीच में सुधार की संभावना भी है। हम दोनों जिस पोजीशन पे एक दूसरे को देख रहे हैं उसको ही समझना है। अब पॉजिटिव सोच की बात करते हैं। आपने गिलास में आधे भरे पानी की उदाहरण तो सुनी ही होगी। गिलास आधा भरा हुआ या आधा खाली, सही तो दोनों ही हैं। एक नेगेटिव सोच रहा है और एक पॉजिटिव सोच रहा है। तो इसी नेगेटिव और पॉजिटिव सोच वाले समाज के बीच में ही तो हमने काम करना है। तो ये दोनों तरह की सोचें आपको टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? 100% टकराएंगे दोस्तों। तो आप इन दोनों से मिलने वाले हैं। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव सोच आपको पहले से ही मिलने वाली है तो आप पहले से प्रिपेयर रहें। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव और पॉजिटिव सोच पर एक और बढ़िया कहानी के साथ, कि एक बार क्या हुआ कि अफ्रीका में एक जूता कंपनी ने अपने एक एजेंट को भेजा और कहा कि हमने वहां पर एक फैक्ट्री खोलनी है जूता चप्पल बेचने की, जाइए और वहां पर माहौल देखिए। एजेंट वहां गया तो उसने वहां से फोन किया, बोला सर यहां पर तो कोई जूता चप्पल बिकेगा ही नहीं, कारण कि यहां कोई पहनता ही नहीं। तो उस मालिक ने कहा ठीक है आप वापिस आ जाइए। और मालिक ने अगले दिन दूसरा एजेंट अफ्रीका भेजा, आप जाइए और वहां पर माहौल देखिए कि वहां पर क्या जूता चप्पल की फैक्ट्री हम खोल सकते हैं। तो वहां जाने पर उस लड़के ने अपने मालिक को फोन किया और एक्साइटेड होकर बोला मालिक यहाँ तो जबरदस्त काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं। उसके मालिक ने अपना पहला असाइनमेंट भेजा और उसने एक एक पेयर शूज ग्राम के मुखियाओं को दिए पहनने के लिए। उन्हीं मुखिया लोगों ने इतना प्रमोशन किया उन जूता और चप्पलों का कि वहां पर वाकई ही फैक्ट्री लगानी पड़ी, क्योंकि जरूरत तो सबको थी, लेकिन उस जरूरत का एहसास दिलाने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो लोगों को ये एहसास दिला सके कि ये आपकी जरूरत है। इसी तरह ही ये ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी जो शिक्षा और कैरियर दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, अगर आप ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि ये आपकी जरूरत है जिससे आप शिक्षा भी ले सकते हैं और अपना कैरियर भी बना सकते हैं, तो 100% आप इसमें कामयाब होंगे। क्योंकि मेरे दोस्त टीम तो बनेगी ही, और टीम को बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। कारण कि टीम तो जुआरियों की भी बनी है, टीम तो डाकुओं की भी बनी है, टीम तो शराबियों की भी बनी है, टीम क्रिकेट की भी बनी है, टीम फुटबॉल की भी बनी है, तो टीम आपकी भी बनेगी, बशर्ते कि आप क्या टीम लीडर बनने के लिए तैयार हैं। अब आप टीम किसकी बनाना चाहते हैं, विध्वंस करने की या निर्माण करने की, आर्मी की या टेररिस्ट की? क्योंकि टीम तो बनेगी ही, तो आपको टीम लीडर बनना होगा। और आप कैसी टीम का निर्माण करना चाहते हैं? जी हाँ, हम पॉजिटिव टीम का हिस्सा हैं, हम एक कामयाबी की टीम बनाने जा रहे हैं। तो ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी के टीम लीडर्स के साथ मिलकर इस बिजनेस को सीखकर एक बहुत ही हाई एफिशिएंट टीम बनानी है, और उड़ान के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करके लगातार सीखकर एक बहुत ही कामयाब टीम बनानी है। बस आपने टीम बनाने के लिए एक बेहतर टीम लीडर बनना है और उड़ान के ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यूस अटेंड करना है, ताकि आप एक बढ़िया लीडर बन सकें। और अगर आप बढ़िया लीडर बने तो आपकी भी एक कामयाब टीम बनेगी, और यहाँ पर 100% आप अपनी टीम को कामयाब करेंगे और आप भी कामयाब होते चले जाएंगे, क्योंकि ये हेल्प अदर का बिजनेस है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो उड़ान के PSTNM यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि यहाँ पर मिलने वाली उड़ान की ऑल ट्रेनिंग्स को आप टाइम से अटेंड कर सकें और लगातार सीख सकें इस बिजनेस को। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं। उठ
चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, कोई सार नहीं। कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ वो लौट के आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पद है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपसे 5 मिनट में और लेना चाहूंगा, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो ज्यादातर लीडर्स अपने नए चैंपियंस को नहीं बताते। तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपने 9500 रुपए लगाए हैं एक आईडी की पेमेंट, इतना रुपया लगाकर अगर लोग करोड़पति बनते तो सब बन जाते। कुछ और भी है जो आपने लगाना है। जी हाँ, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप एक वेल प्लान बिजनेस में है जिसको आपने पूरी प्लानिंग के साथ करना है। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, ड्रेस कोड, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट और आने जाने के खर्चे भी आपने वहन करने हैं। मान लीजिए आपने स्कूल में एडमिशन ली, तो क्या ड्रेस का, आने जाने का और किताबों का खर्चा स्कूल